चलिए सर जी, कैपिटल गेन्स। बड़े ही प्यार से सुनिएगा बच्चे बात। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, कैपिटल गेन हमारा 5 हेड में से 1 हेड का चार्जिंग सेक्शन 45 था। कैपिटल एसेट बेचो तो या तो लॉन्ग टर्म होता था, शॉर्ट टर्म होता था। और अब हमने अपडेटेड बात करी थी, या तो 12 मंथ्स या तो 24 मंथ्स। यही बात हो गई थी ना। तो शॉर्ट टर्म होगा इफ इट इज अप टू 12 मंथ्स और अप टू 24 मंथ्स। और अदर देन शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, लॉन्ग टर्म। फिर हमने देखा था कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस, और इसकी एक्सेप्शन देखी थी। कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट और डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इन इंश्योरेंस क्लियर। फिर पार्टनर अगर कोई कैपिटल एसेट लाता है तो क्या होगा, डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनरशिप फॉर्म अगर कोई एसेट है तो क्या होगा। ट्रांसफर की डेफिनेशन देखी थी। और क्या क्या देखी हम लोगों ने। तो इस तरीके से आपका फ्लो चल रहा था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कैपिटल गेन्स टैक्सेबल कैसे होते हैं। आर दे टैक्सेबल ऑन स्लैब रेट्स, दैट इज पहले 2.5 लाख मार्क, या इस पे कुछ फ्लैट रेट्स लगते हैं। आंसर इज फ्लैट। और ऐसा सिंप्लीफाइड नहीं है कि मैं बोलूं कैपिटल गेन पे 20%, नहीं। कुछ एसेट्स पे 10%, कुछ एसेट्स पे 15, लॉन्ग टर्म पे कुछ, शॉर्ट टर्म पे कुछ, ऐसे बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना हुआ। और ये कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट, कि इस डेट के बाद बेचोगे तो रेट बदल गया, इस डेट से पहले बेचा तो रेट बदल गया, काफी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। ठीक है। तो आज आप पूरे फोकस से देखना। मैं पहले विदाउट अमेंडमेंट ही चीजें चलाना पसंद करूंगा। पहले हम विदाउट अमेंडमेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जब हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो हम सिर्फ रेट्स अपडेट करेंगे। समझ रहे हो? तो बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, काफी प्रैक्टिकल क्लास रहेगी, कैसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इवन टोटल इनकम आपके दिमाग में होगा, पांचों हेड्स आ जाते हैं तो क्या होगा। तो थोड़ा सा फ्लेवर आपको आज दिख जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि सर ये टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन्स कैसे निकलते। आई एम नॉट डिस्कसिंग हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन हमने देख ली काफी हद तक। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपके जो कैपिटल गेन्स है, ठीक है, पहले अगर मैं आपको बोलूं, क्या मैं कह सकता हूं कैपिटल गेन्स या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होंगे या फिर इससे ज्यादा तो बात नहीं हो सकती ना। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में ना बच्चे, या तो आपका 111 ए के एसेट होंगे। अरे सर ये क्या एसेट होते हैं, ये वही 3 एसेट्स। रादर मैं ये नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं ये बोलूंगा, आप अभी इतना रिलेट करना, एक सेक्शन आ जाएगा सेक्शन 111 ए, और एक आ जाएगा अदर्स। मतलब सर, मतलब ये भाई, अगर तुम आज ही रिलायंस का शेयर खरीदो, ठीक है, आज कैसे खरीदोगे, डीमैट अकाउंट से खरीदोगे, और 10 दिन बाद बेच दिया, तुम्हारे हिसाब से लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। वो 111 ए के अंदर वो एसेट का नाम लिखा है लिस्टेड शेयर। कहने का मतलब है 111 ए में कुछ एसेट्स हैं, उसको बेचोगे तो 111 ए लगेगा, उसके अलावा कोई भी एसेट बेचोगे तो अदर कैट में। शॉर्ट टर्म की बात, आपने ज्वेलरी खरीदी, ज्वेलरी बेच दी, अदर। घर खरीदा, घर बेच दिया, अदर्स। कुछ भी बेचोगे अदर में जो आ रहा हो, बाकी सब आ जाएगा। अब सवाल ये है, सर आप पहले बताओ 111 ए में कितने एसेट आ रहे। सबसे पहले मैं ये देखो। तो आइए जरा, आपको दिख रहा होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कौन से सेक्शन में कितना रेट लिखा हुआ है।
15%। बाकी कुछ चीजें भी मत देखना, ठीक है। 15%। कौन कौन से शेयर्स? ओके, लिस्टेड शेयर रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, ये शेयर खरीदो। शॉर्ट टर्म अगर है तो ट्रिपल बनने लगता है भैया। उसके बाद क्या लिखा है? यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। याद करिए, ये तो वही वाले एसेट वो नहीं थे जो हमने लिखे थे, हाँ, 12 महीने के लिए। लेकिन अगला चेंज हो जाएगा, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। जीरो कूपन बॉन्ड लिखा हुआ है जी, वहां पे जीरो कूपन बॉन्ड था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूनिट्स ऑफ। हमें वही जानना नहीं यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है। ये 3 एसेट है, ये 3 एसेट बेचोगे, और अगर शॉर्ट टर्म है तो ट्रिपल बनने लगता है। ट्रिपल बनने का रेट कितना है जी? 15%। मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पे? टैक्स रेट। आज मैं आपके साथ अभी टैक्स रेट डिस्कस कर रहा हूँ। हमें पूरी कंप्यूटेशन करेंगे। एक बंदे के पास हाउस लोन की भी आ रही होगी, सैलरी की इनकम भी आ रही होगी, वो 6 महीने के अंदर शेयर भी बेचेगा, अपना घर भी बेचेगा, ज्वेलरी बेचेगा, तो कैसे टैक्स निकलेगा? पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे, और थोड़ा अलग तरीके का। ठीक है बच्चे? तो मैंने अभी आपको बताया ट्रिपल वन ए कौन से 3 एसेट्स आ रहे थे? लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये 3 एसेट आपने बेचे, और ये अगर क्या हो गए शॉर्ट टर्म, तो कितना रेट लग जाएगा? इसके अच्छा कुछ कंडीशन है, वो भी देख लेंगे। इसके अलावा अदर एसेट, मतलब सर जी अदर एसेट का मतलब, वो बेटे ज्वेलरी, लंदन बिल्डिंग, वो जो मर्जी मान लो यार अदर एसेट में। इसके बाद एक्सेट्रा, उस पर क्या लगना पीरियड में, शॉर्ट टर्म के अंदर हो प्लीज। सो वी हैव कंक्लूडेड कि हम शॉर्ट टर्म में ही है, या तो ट्रिपल वन है या फिर अदर्स में आ रहा है। तो क्या लग रहा है बच्चों उस पे? नॉर्मल रेट क्या होते हैं जी? स्लैब रेट्स। मुझे बताइए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे? ऑल क्लियर है? आगे सुनिएगा। ट्रिपल वन ए में आने के लिए बस आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है कि उसके ऊपर एक टैक्स होता है, एसटीटी शुड बी पेड ऑन सेल। ये क्या होता है सर जी? आप में से कोई बच्चे ने ट्रेड करा है, कोई शेयर खरीदा है या बेचा है? मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। अगर आपने खरीदा है, मान लो आप आज कोई चीज 5,000 की खरीद रहे हो ना, तो 5,000 का परचेज करो। आपने देखा अरे यार एक शेयर 20 रुपए का है, और आपको एक बार बताओ कि 5,000 रुपए है, तो कितने शेयर खरीद पाओगे आप? एक शेयर उसका प्राइस है 20 रुपए, एंड यूर 5,000 रुपीज। कह सकता हूँ 250 शेयर। आपने ऑर्डर डाल दिया, मेरे को 250 शेयर खरीदने हैं। ठीक है, पेमेंट कैसे होगी? आपके बैंक में 5,000 है तो वहीं से कट जाएगा ना, कनेक्टेड होता। लेकिन वो 5,000 20 रुपए काट लेंगे। क्यों 20 रुपए क्यों कट जाते हैं? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो 20 रुपए और 30 रुपए रेट के अंदर नहीं जाना। मुद्दे की बात यह है, जब आप कोई चीज चाहे परचेज करो चाहे आप बेचो, आपके ऊपर एक टैक्स लगेगा, सरकार लगा रही है इसको, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है चाहे तुम परचेज करो चाहे तुम सेल करो, एसटीटी तो लगेगा। ठीक है बच्चे? तो इसमें कंडीशन क्या लिखी हुई है? ट्रिपल वन ए का रेट क्यों लगेगा आपको? कंडीशन आपको एक फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी ट्रिपल वन ए में जाओगे। आपको कौन सा टैक्स पे करना है? एसटीडी शुड बी पेड ऑन परचेज और सेल। इस लेवल तक सवाल आएगा वहां। मतलब सर पेपर में लिखा होगा एसटीटी पेड ऑन परचेज, बट एसटीडी नॉट पेड ऑन सेल। अब आप मुझे बताइए, क्या ट्रिपल वन ए लगेगा? अगर ट्रिपल वन ए नहीं लगा तो अदर में आ गए तुम। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। या तो ट्रिपल वन ए लगेगा या अदर लगेगा। और ट्रिपल वन ए का रेट क्या है रे? आपके हिसाब से ज्यादा है या कम है? कम है। सुन लो बात क्यों। मैंने आज ही 1 करोड़ के शेयर खरीदे, कल मैंने 2 करोड़ के बेच दिए, मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का हो गया? 1 करोड़ का। भाई साहब स्लैब लग जाएगा ना, 30% पर पहुंच जाऊंगा। समझ रहे हो? तो एंगल देखने वाली बात है वैसे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सरकार का ये कहना है कि देखो हमने कम रेट रखा। आप समझ पा रहे हैं टेंशन को? बस अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, हालांकि अमेंडमेंट का पार्ट है, मैं पूरा डिटेलिंग पे तो नहीं जाऊंगा, पर आपको दिख रहा होगा ये 15% का रेट बढ़ गया है बेटी। अगर अब आपने एसेट को बेचा ऑन और आफ्टर विच डेट, 23/7/24 डेट ध्यान है आपको? लिखी थी हम। तो अब ये 15% रेट क्या हो गया?
जैसे आपका हर चीज डिजिटली है ना, तो वो एसटीडी तो ऑटोमेटिकली भी हो जाता होगा ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी देगा आप, मतलब वैसे देखा जाए इसीलिए सपोज कर कभी कभी शेयर ऐसे हो सकते हैं कि तेरा डीमैट नहीं चल रहा, तूने ऐसी ट्रांसफर डीड के थ्रू किसी को दे दिया। ठीक है, आज अगर मैं बताऊं मेरे फादर के पास कुछ शेयर्स है, पर वो डीमैट में नहीं है, फिजिकल में। तो अगर उन्होंने उस चीज को बेच दिया, ठीक है, हालांकि वो डील्स काफी हद तक मिनिमाइज हो चुके हैं हर बंदे का डीमैट में, लेकिन अगर ऐसा है तो अगर ये चीज हुई तो हाँ, वैसे यस जनरली अब जब डीमैट में घुस गया तो एसटीडी तो पेड। मुझे बताइए शॉर्ट टर्म क्लियर है बच्चे? अगर ले दे के मैं आपका दिमाग चलाऊं, कैपिटल गेन के अंदर या तो शॉर्ट टर्म है या तो लॉन्ग टर्म। हमने शॉर्ट टर्म की बात करी है। ये जो तीन एसेट है इस पे रेट कितना है? बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हाँ सर कुछ अमेंडमेंट आ गई और उसका रेट क्या हो गया अभी 20%। और एक कंडीशन यहाँ पे जरूर फुलफिल करनी पड़ती है, क्या एसटीडी पेड होना चाहिए किस टाइम पर? सेल पर। ठीक है बच्चे। और अगर आप गलती से आपने शेयर बेचा और एसटीडी नॉट पेड ऑन सेल, तो आप कहां जाओगे? अदर। सो देर आर ओनली टू वेज। और अदर पे कौन सा रेट, क्या रेट लगेगा बच्चे? स्लैब रेट से। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब मैं आ रहा हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। सर परचेज से तो कुछ नहीं है। परचेज पे कुछ। अब मैं आ रहा हूं आपके साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। इसमें दो सेक्शन है, 112 ए और 112। यही तीन एसेट अगर आपने बेचे तो 112 ए लग जाएगा। वो जो ट्रिपल वन है शॉर्ट टर्म, ये तीन एसेट अगर बेचोगे और कंडीशन फुलफिल्ड है तो ट्रिपल वन है। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म व्हाट? 112 है। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा 112 है तो नया है जी। याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये बातें लिखी हुई हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। अप टू 31 मार्च 18 नो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स। याद है आपको बताया था अंडर सेक्शन 1038। 31 मार्च 18 तक जब आप अपने एसेट को लॉन्ग टर्म होता था ना, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन है तो बहुत पुराना सेक्शन है कि जल्दी बेचोगे प्रॉफिट पे हिस्सा लेगी सरकार टैक्स में। लॉन्ग टर्म सारा एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कौन सी डेट से टैक्सेबल होना शुरू हो गया? 31 मार्च 18 तक एग्जेम्प्ट है और उससे नेक्स्ट डे दैट इज, इसका मतलब इसका इफेक्टिव डेट क्या आ गया? 1/4। और ये कहता है कि देखो भैया, अगर ये तीन एसेट बेचे, कौन कौन से? वही लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फॉर्म फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट, तो ऐसा है टैक्स रेट लग जाएगा 10%। और जैसे ये न्यूज आई थी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, फिर सरकार ने वैसे साथ में बोला कि चलो 1 लाख तक के प्रॉफिट में तुम्हारे एक्सेम्प्ट हो। सुनते जाइएगा, कहानी बिल्टअप होती जाएगी। यही तीन एसेट पे 112 है, रेट कितना? 10%। और सरकार ने क्या बोला कि चलो पहले 1 लाख ये वाले जो होंगे माफ कर दो, क्योंकि बेटे स्टॉक मार्केट में तो बोलेंगे ना भाई 31 मार्च से पहले बेचे था तो कुछ भी नहीं होना था, अब बेच रहा हूँ तो टैक्स लग रहा है। तो सरकार ने थोड़ा 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन दे दी कि 112 में मिले। आइए कायदे से देखेंगे इसे। 112 का रेट कितना है जी? लेकिन ये अमेंडेड रेट है जी, 12.5 कर लिया, लो जी लो। और सेम बात कि अगर ट्रांसफर कब हुआ? ऑन और आफ्टर 23/7/24। अगर तुम 23/7/24 से पहले बेचोगे तो रेट क्या लगेगा? 10%। और अगर तुम 28 सितंबर 24 को बेचोगे 12.5%। ये ज्यादा ये चीज आ रही है और ये पेपर में आएगी, आपको डेट ऑफ सेल देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, जो पेपर में जो सवाल आएंगे वो 24-25 के हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस ईयर किससे रिलेटेड आएंगे? 24-25।
तो आप ये कह सकते हैं आपको डेट्स पे अलर्ट रहना पड़ेगा। वो बंदा कुछ पहले भी बेचेगा, कुछ बाद में भी बेचेगा। जो पहले बेचा उस पर ये रेट चल रहा है, जो बाद में बेचा उस पर 12.5। मुझे बताइए, क्लियर है? तुम्हारे हिसाब से ये जो 23 साल से हुआ, सरकार ने रेट्स बढ़ा दिए या कम कर दिए? बढ़ा दिए। हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है सरकार का। वहां पे 15 का 20 कर दिया, 12.5 कर दिया। एनीवेज, कौन से शेयर है जी? लिस्टेड शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अबव हाउ मच? 1 लाख। लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ा दिया। अगर रेट पे नाराज हो जाएंगे तो वो लिमिट कितनी हो गई? 125। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं अमेंडमेंट को हटा के सॉल्व कराऊंगा। मैं साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ। आप 1 लाख ध्यान रखिए अपने दिमाग, ठीक है? अच्छा, कंडीशन क्या है? यानी कि अच्छा, इसमें एक चीज और है, एसटीटी शुड बी पेड ऑन परचेज एज वेल। ओ माय गॉड! लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके केस में? पहले वाले इक्विटी शेयर। कहने का मतलब ये है, देखो भाई, एसटीटी जो है आपको यहाँ पे परचेज पे भी पे करनी होगी और सेल पे भी करनी होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ एसटीटी जो है, क्या लिखूं यहाँ पर? एग्जैक्टली, शॉर्ट टर्म में नहीं है वो परचेज से, सिर्फ सेल, सिर्फ सेल, सिर्फ। समझ आ रहा है आप? ये सारे पॉइंट याद रखने पड़ते हैं पीछे। एक भी पॉइंट मिस हुआ, कहानी खराब हो जाएगी। ओके, तो आपको 111 है और 112 है, समझ आ रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग अगर शॉर्ट टर्म होती है तो वो तो यहाँ आ गई, लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म है तो ये तो 112 ही है। किधर आ जाएंगे हम? 112। और 112 में देखिए जरा, यहाँ पर कुछ बना हुआ है, अदर एसेट, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, ज्वेलरी, स्लम सेल। कितना रेट है रे? 20%। पहले जनरल ऊपर कुछ लिखा है वो और स्पेसिफिक बात है, लेकिन आप समझिए कि उसके लिए क्या हो गई, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग और ये सब बेचोगे, ज्वेलरी बेचोगे। आपके घर में पूछे भाई अगर बेचेंगे घर को, ज्वेलरी बेचेंगे, कितना रेट है? 20% है जी। और अगर शॉर्ट टर्म होगा तो स्लैब रेट है जी। और डीमैट के शेयर है तो शॉर्ट टर्म है तो 15, लॉन्ग टर्म है तो 10%, कंसिडरिंग विदाउट अमेंडमेंट, राइट? बताइए, क्लियर है बच्चे? अब सर, अगर मैं आपसे बात करूं, इधर की बात मैं आपसे अभी एकदम नहीं करना चाहता। हम्म, मुझे बताइए पहले, यहाँ तक क्लियर है? बोल देता हूँ, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब, पहले आप मेरे को बताइए, आप 112A में आ रहे हैं अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जनरली, और आप है ना, और सिक्योरिटीज का ना मतलब और ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप अनलिस्टेड शेयर ही मान लीजिए ना। ठीक है, शेयर समझते हो ना आप? जैसे किसी, जैसे ये भी तो हो सकता है ना, कोई पब्लिक कंपनी उसके भी शेयर हो, उसको भी अनलिस्टेड ही बोला जाता है। प्राइवेट कंपनी के शेयर को भी अनलिस्टेड ही बोला जाता है। तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हो गई या शेयर्स ऑफ। तो अब क्या होगा सर? अब होगा भाई, अगर आप रेजिडेंट हो तो कितना रेट है? 20%। भाई मैं आज आपको, मान लो ये कंपनी होती, प्राइवेट कंपनी एडू जंक्शन, और मैं आज आपको शेयर बेच देता, पहले बताओ क्या एडू जंक्शन के शेयर कैपिटल एसेट है? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको जो बेचता तो सेल प्राइस आता कुछ, और मैंने कितने में खरीदा उसकी कॉस्ट आती, तो जो प्रॉफिट आते उस पर कितना रेट लग जाता? 20%। और नीचे क्या लिखा हुआ है?
सरकार कह रही है इंडेक्स नहीं करनी। मेरे लिए जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट इन्फ्लेट नहीं होगी। मैंने खरीदा था 10 रुपए का, 20 साल बाद बेच रहा हूँ, भाई 10 रुपए की 10 रुपए रहेगी। शेयर्स के अंदर ये अनलिस्टेड में अभी आप ना, ये इतना ऐसा वो नहीं है, ये वाले मेन पर आते हैं, वो तो सिर्फ एक चार्ट टाइप्स है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि वो लिखा हुआ था, वो याद कर लेंगे उसको, समझ रहे हो? लिस्टेड सिक्योरिटीज, अरे सर लिस्टेड तो यहां आ गया ना शेयर्स, तो यहां क्या कर रहा है ये, यहां ये कर रहा है, अगर मान लो लिस्टेड शेयर पे एसटीटी पेड ही ना हो तो 112 आएगा। और 112 में क्या होगा, आपको अब दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। अगर तुम्हारा रिलायंस का शेयर है, ठीक है, लिस्टेड है, लेकिन एसटीटी नॉट पेड वेदर एट परचेज और सेल, तो सर 112 ऐसे तो बाहर हो गए हो। किधर आ जाओगे आप 112 में? और वो क्या बोल रहा है भाई, दो तरीके से निकलेगा, या तो 10% लगाऊंगा तेरे प्रॉफिट में, 10% लगाऊंगा तो विदाउट इंडेक्सेशन, और या फिर कितने लगाऊंगा 20% दैट इज विद इंडेक्सेशन। और इसमें से जो लोअर है, जो आपको सही लगे वो आप लगा लीजिए। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये कैसे हम एब्जॉर्ब करेंगे, करेंगे भाई। ये अभी इररिलेवेंट वाला पोर्शन है, जो बस जब मैं आपको एक बार स्क्रीनिंग करवा रहा हूं। जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा ना, तो वो अपने आप नेचुरली एंसिलरी में बैठ जाते हैं। मुद्दे की बात ये है कि अगर बच्चे मैंने लिस्टेड शेयर पे एसटीडी पे नहीं करा, तो मैं कहां आ जाऊंगा, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, दैट इज नॉट लिस्टेड सिक्योरिटी है। और तब टैक्स कैसे निकलेगा, या तो 10% या तो 20%। आप समझिए, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, या तो 10 लेगा तो 20। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, 10। लेकिन सरकार के लिए 10 अच्छा लग रहा है, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं होने देंगे। एग्जैक्टली exactly। और अगर आप 20 लेते हो तो इंडेक्सेशन, कहने का मतलब है रेट ज्यादा है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट दे दिया, रेट कम है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया। और जो आपके लिए बेनिफिशियल, विच एवर इज लो, वट एवर यू लाइक। हाँ, एसटीडी पे करना ना करना आपके हाथ में नहीं होती, वो लिस्टेड होती है, तो पे करना पड़ता है आपको डीमैट में ऊपर। आप उस एंगल से मत सोचिए। अब अभी प्रोविजन को एब्जॉर्ब करने के एंगल सोचो कि अगर ये होगा तो लिखा जा रहा है, ये करना है, समझ लो। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? एक लेवल पे मैंने आपको बताया, अब मैं, अब सुनते जाइएगा। अगर मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊं, पहले शॉर्ट टर्म का बताना बच्चे, शॉर्ट टर्म के अंदर दो कैटेगरी थी, 111A और अदर। 111A में कितने एसेट आ रहे थे, कौन कौन से, लिस्टेड शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, कितना रेट 15%। कंडीशन क्या थी, पेड ऑन सेल। और अगर 111A में नहीं आया तो अदर में चले जाओगे, स्लैब। अब मैं रहा हूं लॉन्ग टर्म पे, या तो 112A या 112। 112 में वही तीन शेयर, वही तीन एसेट। ठीक है, क्या क्या नाम था एसेट का, लिस्टेड शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये तीनों बेचोगे, और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। इक्विटी शेयर के लिए क्या कंडीशन है, शुड बी पेड ऑन परचेज एंड सेल, और नीचे के दो पे शुड बी पेड ऑन सेल। अगर कंडीशन पूरी कर दी तो टैक्स रेट 10%। अब व्हाट अमाउंट, ना ना अब मतलब 1 लाख से ऊपर। हालांकि वो 10% 12.5 हो गया, और 1,25,000। और अगर एसटीडी पे नहीं हुआ तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे, 112 में आ जाओगे। 112 में अगर मैं पहले बात करूं, लैंड एंड बिल्डिंग, ज्वेलरी, स्लम सेल, इस पे क्या रेट है 20%। और अगर वो लिस्टेड शेयर थे जिसकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए आप, तो उस केस में दो तरीके निकलेंगे, या तो 10% या तो 20%। 10% होगा तो विदाउट इंडेक्सेशन, 20% होगा तो। और अनलिस्टेड शेयर पे भी, जो अनलिस्टेड शेयर की हमने बात करी थी, उस पे कितना रेट चल रहा था, 20%। अनलिस्टेड शेयर हो गए, ठीक है, उस पे क्या चल रहा था 20%। मैंने बस उस टाइम आपको गलती से बोल दिया, ऑब्वियसली अगर 20% है तो इंडेक्सेशन तो मिलेगी। और नॉन रेजिडेंट पे कितना रेट लग रहा था, तो नॉन रेजिडेंट वाला हमारे ऊपर कम रेट लग रहा है, तो सरकार ने बोला हाँ तो ठीक है ना, इंडेक्सेशन नहीं दे रहे तुम। बताइए क्लियर है? सर ये जो 12 के अंदर बाकी जैसे मिस्टेक का तो आपने बता दिया कि अगर एसपी पे तो यहाँ है, बाकी दिन भी एसपी पे इधर ही आ जाएगा।
सिक्योरिटीज जो है ना, सिक्योरिटीज के अंदर ये सब आ जाती है। मैंने बस एग्जांपल के अंदर से बोला था, सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर वर्ड। अरे क्लियर है बच्चे? अब मेरा आपसे सवाल है, पवन जी आप शेयर में ट्रेड करते हैं? एक बार भेजे थे, बताया नहीं था। एक बार देखे थे, बिल्कुल वेरी गुड। कितने रुपए के परचेज करते हो? हाँ बताया था तुमने। यार अभी टाटा मोटर्स से खरीदे थे, हाँ। स्लो खरीदे थे छोटी। अरे तब 1000 का था ना, तो जितने दिन में से हाँ, खरीदे तो नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल 2000 का आपने खरीदा और बेचा कितने का? और हो गया था 1100 कुछ पे था, 1100 कुछ तो समथिंग। 2200 का बेच दिया। प्रॉफिट कोई कितना? फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कम खरीदे ना, तो मेरे को एक चीज समझ आई थी, कम अमाउंट पे खरीदना बेकार है, क्योंकि ज्यादा अब जब बड़ा अमाउंट आएगा क्योंकि जो टैक्स लगाया ना उन्होंने, वो कट पिट के सारा खत्म हो गया। टैक्स लग गया। अरे मतलब सर एक तो समझ गए, ब्रोकरेज और एसटीडी जो है। यही सब मिला। चलो एग्जांपल में आपका अमाउंट बढ़ा ले लेते हाँ हैं। मान लो पवन जी ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे और पवन जी ने जो शेयर बेच दिए वो 50,000 के बेच दिए। कितने का प्रॉफिट होगा? 30। लिस्टेड शेयर, लिस्टेड है मैं बता रहा हूँ आपको, टाटा मोटर लिस्टेड, डीमैट से खरीदे बेचे, डीमैट तो एसटीडी तो पेड होगा। तो कौन सा सेक्शन लग रहा है? 111A, 112, 112 अपना शॉर्ट टर्म है ना, 6 महीने का। एक जगह अलग है। 111A क्या रेट लगेगा? 15 अब लगेगा 20। अरे अब छोड़, अब अमेंडमेंट छोड़ दो, बिल्कुल वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ट्रिपल पहले हम सिर्फ अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा बिफोर अमेंडमेंट, वो नोट्स बन गए वो आप नोट कर लो, और रेट ही बदलना है, नहीं तो कंफ्यूजन चलती रही, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना वो भी अमेंडेड नहीं होंगे। पहले मैं बेस बनाऊंगा, उसके बाद अमेंडेड वाले क्वेश्चन कराऊंगा आपको। मुद्दे की बात पर आते, 111A लग रहा है, टैक्स रेट 15%। 15%, कितने का फायदा था भाई का? 30,000। 30,000 का 15%, 45। क्या इसको 45 तो देना पड़ेगा? मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे इसका टैक्स जीरो हो जाए। क्या आप जानना चाहेंगे? टेक्निक जानना चाहेंगे आप? स्लैब रेट का बेनिफिट दे दूंगा उसको। आपको भी बता दें तो दिमाग नहीं चलाया। अदर मतलब फिर इनकम है ना, स्लैब रेट का क्या मतलब होता है? पहले 2.5 लाख माफ, तो इसको नेचुरली सवाल आ जाए, सर मेरे तो पहले 2.5 लाख है सर, तो क्या स्लैब का बेनिफिट मिलता है? हाँ बेटे हाँ, ये देखो स्लैब का बेनिफिट है, पहले 2.5 लाख माफ है तेरे। और यही अगर लॉन्ग टर्म में भी होता तो माफ पे, और अगर इसने ज्वेलरी या कुछ बेचा होता तो भी माफ है। कहने का मतलब है ये 3 सेक्शन करा रहा हूं आपको, स्लैब का बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन आगे सुनते जाइएगा, अमाउंट और बढ़ा देते। भाई ने 2 लाख रुपए की परचेज करी थी और 10 लाख का बेचा, 8 लाख। तो 8 लाख में से स्लैब हटा दोगे आप, कितना हो जाएगा? पहले 2.5 लाख माफ हो जाएंगे, कितने रहते? 5.5 लाख। 8 में से 2.5 गए, 5.5। 5.5 के ऊपर कितना है? और कोई तरीका नहीं? डिडक्शंस, मार्जिनल रिलीफ। वो तो ज्यादा लगा एक से। हाँ हाँ ठीक है, मतलब 8 हो गया, आपने जो वो रिबेट बोलना चाह रहे थे आप, ठीक है रिबेट बोलना चाह रहे थे। आइए पहले देखते हैं क्या भाई को रिबेट, वैसे रिबेट कब मिलती थी अगर टोटल इनकम कब तक हो? नहीं, 5 लाख। ठीक है 5, वो 7.5 लाख आप वो न्यू स्कीम बता दो। हाँ? पर मैंने आपको जो सिखाया वो 5 लाख सिखाया होगा, 5 लाख तक आपका सारा टैक्स माफ हो जाए। लेकिन आइए देखिए, वैसे तो इसकी इनकम 8 लाख हो गई थी, पर अगर मान लो चलो 5 लाख तक ही होती, तो क्या इसको रिबेट का बेनिफिट मिल जाता? हाँ बेटा मिल जाता है। लेकिन भाई की इनकम कितनी थी? 1 मिनट, मैंने जो लिखा था मैं भी लिख देता हूँ, मैं भूल गया। कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। सेल प्राइस 10 लाख। टोटल इनकम, सो सिंस द टोटल इनकम एक्सीड्स 5 लाख, तो भाई को रिबेट तो नहीं मिलेगी ना। लेकिन अगर मैं इसकी कॉस्ट 6 लाख कर देता, अब मुझे बताओ टोटल इनकम कितनी होती? तो बोलते पहले 2.5 लाख माफ, मैं कहता सारा का सारा माफ भाई।
क्योंकि इसको रिबेट मिल जाती। अभी वर्किंग कैसे होगी वो हम देखेंगे अभी, बट आप समझिए क्या स्लैब का बेनिफिट मिलता है, मिलता है, रिबेट मिल लीजिए मिल सर रिबेट तो 22,500 की अमाउंट पच्चीस था। 12,500। तो ये 4 लाख की इनकम तो 2.5 लाख तो माफ होगा, 1.5 लाख में से वो 12,500 मैं वो वर्किंग के अंदर भी जा नहीं सकता, मैं आपको सिर्फ तब बताऊं रिबेट का बेनिफिट नहीं, मैं भी नहीं जा सकता वर्किंग के अंदर जाएंगे फुल का सारा का सारा। मतलब वो एग्जैक्ट एक बार नहीं है, वो रिबेट मिलेगी, मैं कोई तरह पे रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, रिबेट मिलेगी उसको। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं ना ऐसे ही बोलता हूँ सीधा सीधा, आप सभी बच्चों को पता लग गया स्लैब का बेनिफिट तो मिल जाएगा, पर आपको ध्यान है डिडक्शन चैप्टर होगा जो हम करेंगे, LIC हेल्थ इंश्योरेंस पे करो तो माइनस हो जाती है, कैपिटल गेन से नहीं होगी जी। एक लाइन लिखवा दूंगा आपको, ये 3 इनकम्स अगर आपको हैं और आप सोच रहे हो कि इस इनकम को कम कर दूं बाय इन्वेस्टिंग इन LIC, 80C 80D, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है, नहीं होगा। कोई डिडक्शन आपको चैप्टर 6 से की, 6 से की डिडक्शन याद है, पांचों हेड के नीचे वो जो 6 से लिखा होता है, नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात बोल दूंगा, क्या यहां से मिल रही है डिडक्शन? नहीं। यहां से, यहां से, यहां से, एग्जैक्टली यहां से मिलेगी जी। गवर्नमेंट की इंटेंशन समझो, स्लैब वाले में तो मिलती है सबको, आपकी सैलरी होगी, हाउस प्रॉपर्टी स्लैब पे टैक्सेबल होती है ना, तो उसमें तो मिल जाएगी। आप इन 3 जहां पे स्पेशल रेट्स है, इधर 10%, 15%, 20 whatever, वहां पे आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? यूज करूंगा सारा डिटेल। सरचार्ज की बात है अभी आपको कुछ नहीं जाननी, इनहेंस सरचार्ज जब थोड़े से और बड़े होंगे तो हम देखेंगे इसको। अच्छा, ये कुछ लिखा है अनएग्जॉस्टेड स्लैब बेनिफिट ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड, ये जो स्लैब का बेनिफिट है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल, HUF, और क्या होने चाहिए वो, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर का ये लेवल आएगा, वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट लिख देगा वहां, बिलीव मी, एंड गारंटी कह रहा हूं मैं आपको, ऐसा ही आता पेपर में आएगा। एक नॉन रेजिडेंट है, उसने इंडिया की स्टॉक मार्केट से 2 लाख रुपए की चीज परचेज करी, 3 लाख की बेच दी, 1 लाख रुपए का गेन है उसका, और आपके दिमाग में आएगा अरे 1 लाख, पहले 2.5 लाख तो माफ होते, लेकिन पहले 2.5 लाख किसके लिए माफ होते? उसके लिए माफ नहीं होंगे बेटे, उसके ऊपर आपको 15% लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो किस लेवल पे आएगा क्वेश्चन? आपको ये याद होना चाहिए, यहाँ लिखी है ये चीज, इंडिविजुअल, HUF, रेजिडेंट, अगर आपने रेजिडेंट मिस कर दिया, प्रोविजन लूज छोड़ दिया आपने, ठीक है, तो आपको ये लेवल लाना पड़ेगा। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो सर जी, मेरे हिसाब से आप ये नोट करने के लिए कितने पेज छोड़ोगे? 1 पेज टाइम दोगे नोट करने का? हम्म, क्या करना चाहिए? नोट कर लो। कह रहे नोट करेंगे तो थोड़ी देर सब बोलेंगे नहीं तो सही रहेगा। आप क्या कह रहे हो, नहीं करना नोट? कर लेते हैं नहीं, जैसा आलोक जी, आलोक जी बताइए क्या करना है? नहीं करना? यहाँ पे टाइम होगा नहीं, कंप्यूटर जाकर लग जाए। आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं ना। लिखवा दो, आपने तो वैसे उसके पास मेरे नाम पे लगा है। आप ना अभी कुछ भी मत करिए, जो मैं लिख रहा हूं ये लिखिए, फिर मैं उसके नीचे ये टेबल बना रहा, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक इंसान की कंप्यूटेशन होती कैसे है। यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा, नहीं कोई पेज नहीं छोड़ना, जब मैं ये लिखवा दूंगा उसके बाद वो पेज लिख लेंगे। ओके, इनकम अंडर द हेड सैलरी, ओ माय गॉड,
फिर दूसरा कौन सा हेड होता था? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड। इनकम अंडर द हेड पीजी। पीजीबीपी। ओ माय गॉड। इनकम अंडर द हेड। अब सुनिए बात। अदर देन 111A, 111 112A, 112 नहीं है, 1112 सेक्शन पे नहीं पहुंचे अभी हम। वो नई अमेंडमेंट आएगा। 112A और आप समझिए, मैं ये जो कंप्यूटेशन में लिखूंगा, मैं पूरे कैपिटल गेन नहीं लिखूंगा, इसमें से कौन से कैपिटल गेन्स को बाहर कर दूंगा मैं? ये तीन, 111A, 112A और 100। क्यों करा मालूम है? इन पे फ्लैट रेट्स है। लेकिन अगर आपने ज्वेलरी बेची शॉर्ट टर्म की, क्या वो बाहर करी? मैंने नहीं करी। तो आप ऐसे भी लेके चल सकते हो क्या? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इन सब के ऊपर जो स्लैब रेट लगता है वो यहीं पे घुसा हुआ है अभी। चलो ठीक है, अभी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। हालांकि अदर सोर्स के अंदर भी लॉटरी होती है जिसपे 30% है, जिसको पहले बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो डिडक्शन उसमें से दे दी जाएगी कहीं। पर हमारा फोकस अभी कैपिटल गेन पर है, समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, मेरा फाइनली ये पांचों का आंसर क्या आएगा? जीटी आएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ इनकम्स नहीं डली हुई। विदाउट 111 है, 112 और 112। क्लियर है? और हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, अदर सोर्स में अदर देन लॉटरी भी लिख दो चाहे। हालांकि लॉटरी की प्रैक्टिस अभी नहीं होगी, वो जब फुल क्वेश्चन पीजीबी हो जाएगा, सब हो जाएगा, तब देखेंगे। बट यस, आप ये कह सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, चैप्टर 6 से डिडक्शंस जो थी अभी हमने सीखी नहीं है, लेकिन वो कहां से माइनस हो जाएंगी? जीटीएस। आप समझिए कि मैंने जब ये फॉर्मूला डाला तो अब ये मैंने कंफर्म कर दिया ना कि 6 से इनसे मिला ही नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने उस इनकम को ही नहीं डाला तो माइनस ही कैसे होगा? आप बोलोगे सर कैसे कह रहे हो आप? सपोज करो बच्चे, सैलरी होता 100 रुपए, ये इसको लिखना मतलब ये 500, ये 1000। और अगर मैं यहाँ पे 111 डाल देता 50,000, मान लो मैंने 111 डाल दिया, ठीक है, मान लो मैंने डाल दिया, तो मेरा जीटीआई कितना आ जाता? 51,000। और मान लो अगर डिडक्शन 30,000 की होती, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं तो माइनस कर गया, क्योंकि ये 30,000 ने चलो इसको तो खत्म करा होगा, लेकिन थोड़ा सा तो 111 की भी डिडक्शन मिल गई आपको। अब समझ रहे हो मैं क्यों उसको बाहर कर रहा हूं? मुझे समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो बेसिकली मुझे, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं होता डिडक्शन के लिए, तो मैं उसे डिडक्शन से पहले ऐड ही नहीं कर रहा, बिकॉज दैट्स नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो जो नीचे चार्ट आएगा, है जी, हमने वहाँ पर लिखा था कि 6 से के अंदर डिडक्शन नहीं मिलती, इसलिए आप उसको छूट दे रहे हो एग्जैक्टली, इसे मैं उसको बाहर कर रहा हूं, मैंने इसको बाहर कर दिया। अब तू देख, अब मैं क्या करूंगा, तो ये मेरा टोटल इनकम आया, बट ये टोटल इनकम क्या आया? विदाउट 111A, 112A, 112 एंड, और अब मैं इसमें क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। डिडक्शन से पहले माइनस कर दिया, उसको ऐड कर दिया उसको। ओके, क्या क्या ऐड करूंगा? 111A, 112A, 112 और लॉट। जी, और जैसे ही आपने ऐड कर दिया, अब आपका आंसर आ गया जी, टोटल इनकम। तो ये सात है।
आपको पहले प्रोसेस समझ आया? आपको पहले एक टेबल बना, ठीक है? अब मैं इसमें वैल्यूज डाल रहा हूँ। हाँ, ये अब इसके आगे कुछ और नहीं, सारी इनकम ले ली मैंने, ठीक है? अब लेट सपोज सैलरी इस बंदे की 6 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख है, कैपिटल गेन 2 लाख है, अदर देन, ओके, अदर देन, एंड दिस इज 1 लाख, ठीक है? और मैं आपको कह रहा हूं, तो क्या आप मुझे जीटीआई बता सकते हैं? 12 लाख। भाई ने 2 लाख की LIC हेल्थ इंश्योरेंस या कुछ करा रखा था, तो 2 लाख माइनस हो, टोटल इनकम कितनी आ गई? अब मैं आपको कह रहा हूँ ट्रिपल वन इज 1 लाख, 112 is 2 लाख, lottery is 4 लाख. So this is the income which is not yet in the working. How much is the total income? This 7 lakhs, and your total will come out to be, समझ आया आपको? अरे बाद में क्यों क्या है? डिडक्शन माइनस नहीं हो सकती थी ना उसमें। अब अगर मैं इसको ऐड कर देता, 12 में ही यहाँ पे ऐड कर देता, तो एक कंफ्यूजन आ जाती कि ये 2 लाख यहां से दिया या यहां से दिया। इसमें से डिडक्शन नहीं मिल सकती ना 7 लाख में से, इसको लिखवाया था आपको, बता दो ये टेबल में देखा था। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है पहले? सर, एक बार ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कौन सा पॉइंट? सर, जो अभी ये आप बता रहे थे ना कि 2 लाख वाला एक बात डिडक्ट। बता, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, ये लो आप सीधा देख लो। अब मुझे बताओ, क्या ये वाली इनकम में से डिडक्शन मिल रही है? ट्रिपल वन इसमें डिडक्शन मिलेगी? 112 में से मिलेगी? 112 में से नहीं मिलेगी। तो अगर आपने उसको ऐड कर दिया, तो डिडक्शन का तो कंफ्यूजन नहीं आ जाएगी कहां से माइनस हो। अब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? जब वहां से डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो डिडक्शन से पहले वाले में ऐड मत करो ना उसे। हाँ जी, तो क्या है एक के जो हाँ जी, 111 की एक के जो करता है। वो ऊपर ही है भाई। यहाँ पे अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो जो अदर वाला है, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर, क्या वो इसमें अभी भी घुसा हुआ? बिल्कुल घुसा हुआ, तभी तो 2 लाख आया था। सारा का सारा निकल गया, सिर्फ बस शॉर्ट टर्म अदर ही रह गया बस इसमें। और क्यों रह गया? क्योंकि स्लैब है, फ्लैट होता तो बाहर कर दी थी सरकार उसको। अब मुद्दे की बात यो है, अब आप इस पे टैक्स कैसे निकालोगे बच्चे? टैक्स ऑन 17 lakhs। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपके स्पेशल इस 17 लाख की, क्या आपके पास बाइफरकेशन है? बिल्कुल नहीं। टैक्स किस पे लगता है, जीटीआई या टोटल इनकम? टोटल, हाउ मच इज द टोटल इनकम? 17 lakhs। तो क्या मेरे पास 17 लाख का बाइफरकेशन है? ट्रिपल वन ए कितने का है? 1 लाख। 112 ए कुछ है? नहीं दिया मैंने। हालांकि अगर कुछ होता तो मैं वहां से -1 लाख कर देता, वो देख लेंगे वर्किंग अभी। 112 बताइए, और लॉटरी का बताइए। क्या आपको पता नहीं लग रहा 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट लगेगा? अब आप बोलोगे, अरे सर स्लैब बेनिफिट कैसी बातें कर रहे हो? स्लैब बेनिफिट 10 लाख की और इनकम में से तो 2.5 माइनस करूंगा, वो जो स्लैब वाला है उसमें कितना है? क्या 15,000? इस पे तो रेट ही नहीं है, पर कितना रेट था वैसे? 10% था ना 112 पे। अभी मैं जूम करा, क्वेश्चन दिया तो जनरली 20% होता, कितना आ जाएगा? 40,000। और इस पे लॉटरी पे 30% होता है जी, 1,20,000। ये स्पेशल रेट वाली इनकम मैंने पकड़ ली। टोटल कितनी पकड़ी? 7 लाख। ऑन द बैलेंस 10 लाख आई विल अप्लाई स्लैब। तो आप देखिएगा, बैलेंस 10 लाख कैसे निकालूंगा बताना बच्चे? 0 to 2.5 लाख, 2.5 to 5,
5% कितना आ जाएगा? 12,500। 5 लाख से 10 लाख, 20% कितना? 1 लाख। और ये आपकी पूरा का पूरा टैक्स का वर्किंग आ गई। आपको एकदम ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जैसे ही एक भी स्टेप हिलाया आप घूम जाओ, मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन आ जाए। टोटल कितना बैठ रहा है? 15, 1, 20, 1, 60, 1, 75, 2,87,500। एक बार प्लीज चेक करना। 2,87,500। अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ से मैं देखूंगा लेस। सबसे पहले हम किस चीज की बात करते थे? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या इसको रिबेट मिलेगी? रिबेट मिलने की कंडीशन क्या होती थी बताइए? 5 लाख। एक इंडिविजुअल होना चाहिए जो ये है, एक रेजिडेंट होना चाहिए जो ये है, एंड टोटल इनकम शुड बी अप टू 5 लाख। इसकी टोटल इनकम कितनी है? ना दैट्स टैक्स। व्हाट्स इज टोटल इनकम? 17 लाख। अगर उसकी टोटल इनकम 17 लाख है तो अमीर आदमी है, इसको रिबेट नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? तो मैं लिख भी देता हूँ, इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट प्लस टोटल इनकम अप टू 5, तो इसको रिबेट नहीं मिलेगी। 287,500। एड सरचार्ज, अलग अलग रेट होते थे, 10, 15, 25, 37, पर कब से लगने स्टार्ट होते थे? 50 लाख के ऊपर, तो सरचार्ज भी नहीं लगा। 287,500। एड, क्या करूं? एट द रेट ऑफ 4%। 4% निकाल दो इसका। 11,500। और आपका ये टैक्स आ जाएगा। टोटल टैक्स पेबल कितना? 299, 2,90,000। दिस इज द प्रोसेस। पहले आपको जीटीआई निकालनी होती है विदाउट 111, 112, उसमें डिडक्शन दोगे, फिर उसमें ऐड करोगे। जीटीआई विदाउट निकालोगे, डिडक्शन दे दोगे, फिर टोटल इनकम आएगी विदाउट, फिर उसके अंदर ऐड कर दोगे 111 या 112, 112, तो फिर टोटल इनकम आ गई। फिर जब नीचे टैक्स निकालोगे तो फ्लैट रेट वालों को अलग से पकड़ लो, तो नीचे स्टार्ट कर दो। बताइए, क्लियर है वर्किंग? बना दिया बच्चों ने? बनाया नहीं? अच्छा ठीक है, ये बनाना जरूरी है। अच्छा, या फोटो खींच लोगे? ये तो हो गया था। लिख लो, वैसे लिख लो, क्योंकि इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। ये लिख लो बेटे, छा गए आप, इतने बड़े बच्चे हो गए आप, कितनी अच्छी कैलकुलेशन देगी आप। सर हाँ जी, सर क्योंकि और मैं अभी सेम ही हूँ, सेम एज। हाँ जी। सर, जो 111A में आपने 1 लाख और ये 4 लाख वाली वैल्यू लिखी है, ये सब कहाँ से आई है? नेटवर्क इशू हो गया था, समझ नहीं आया। मैडम ये 1 लाख ना, मैंने ये एग्जाम्पल में यहाँ लिख दिया था कि 111A 1 लाख है, 112, और ये एग्जाम्पल में मैंने डाला। ओके ओके। योगिता जी बहुत दिनों बाद आ रही, क्या कहते बच्चे? गाँव में कितने टाइम के लिए? 10 दिन? 10 तो नहीं, 1-2 महीना तो लग रहा है भाई, 10 दिन तो नहीं। सर मैं हाँ टैक्स में तो बहुत टाइम लगा रही हूँ। अच्छा, ये अभी क्या करेंगे? अच्छा, अच्छा आ रही, वो मैं भी नहीं था, एक हफ्ता तो पहले आ गए। शहर भी बहुत दिनों बाद आ रही। लास्ट कल तो नहीं था, यश भी नहीं था कल, पर आपका तो कवर हो जाता है, आप तो कवर अप कर लेते हो अच्छे से, आपका तो सही हो गया। फिर से review है।
मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, मल्टीटास्किंग करता हूँ। जो बैंक वाला करते हैं ये भी पहले वाले पे होता नहीं, बैंक वाला बस साइड खोल दो। वो रास्ते, दिस इज एप्लीकेबल। स्नैपडील टास्किंग एंकर सिस्टम देन दो। तो अभी पहले वाला करते हैं। हाँ, सिद्धार्थ जी ने लिख लिया, समझ लिया। अगला क्वेश्चन दूंगा तो सॉल्व कर पाओगे आप। हेलो थोड़ा सा नीचे हेलो भाई समझ से बोलो। होम ने लिख लिया नहीं, समझ लिए। 112 ए का टैक्स रेट क्या होता है? लिखो आप। पूछ नहीं सकता है टीचर सवाल बच्चे से, ऐसे देख लो मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया होगा। तो उसमें क्या करते हैं, मैंने वो सुनी तो अच्छा, ये यूज क्यों नहीं आ रहा? चलिए, जल्दी पड़ेगा अगर जल्दी जल्दी स्पीड रखो, अच्छी स्पीड। ऋतिक जी, 111 ये में जो स्लैब रिजेक्शन है, बिल्कुल स्लैब पे लिखा पहले बोल लो आप आराम से। आपने क्या पढ़ा था? यार। फोन करके पूछ लो। सर मैं कह रहा हूँ अपने वो करने का 112 111 और उस पे स्लैब बेनिफिट मिलता है, तो आपने यहाँ पे ये पर्सनली जो कैसे कर रहा है। स्लैब बेनिफिट इस क्वेश्चन में स्लैब बेनिफिट मिल गया नहीं मिला? सर एक चीज भी तो अमाउंट्स नहीं लिखे ना, आपने समझ नहीं आया हाँ, स्टार्टिंग स्लैब का बेनिफिट दे तो दिया भाई। पहले ढेला माफ कर दो दिया है, पहले जो स्लैब वाला इनकम उसी को तो खत्म करूंगा ना, पहले फ्लैट वाले को स्लैब का बेनिफिट दे दूंगा। तो फ्लैट वाले में और फ्लैट की एमसीक्यू सबसे ऊपर जो हाँ, मैं लिख रहा हूँ 6 लाख, सैलरी 6 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, कैपिटल गेन 2 लाख, ये अदर देन ट्रिपल वन है और वो है। ये वाला जो कैपिटल गेन है, ये मैं आपको बता देता हूं, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अदर वाला। और ये 1 लाख लॉटरी वाला नहीं है, हाँ, अदर देन लॉटरी। 12 लाख कितना आ गया अब आपका? ठीक है, 12 लाख हो गया। और फिर मैंने आपको बोला था ट्रिपल वन ए 1 लाख, 112 2 लाख, लॉटरी। अच्छा, ठीक है सर। क्या यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? अगर आप सही बच्चों को क्लियर है तो आइए जरा, और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी दिमाग खुलेगा। मिस्टर ए, हाँ जी सर, जल्दी बढ़ाओ क्लास होगा। हाँ सर, ये ऊपर पास करता हूँ, देगा कि नहीं है। अगर मेरी जब क्लास खत्म होगी मैं एक बार तब बताऊंगी, मैं मिलता हूँ सर। वेरी वेरी
हॉस्पिटल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है सर, मैं थोड़ा टाइम में फ्री होके ही करता हूँ सर, तभी कर लेते हैं है ना, नहीं तो मैं क्लास में था। और भाई सर मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही नहीं आइडिया मुझे, और अभी क्लास में सोचा और मेरा हाँ जी बच्चों, सैलरी 1 लाख, 111A 3 lakhs। लिखना है हम्म, लिखना है लिखना। चैप्टर 6A 1.5 है। ओ माय गॉड, आपको बतानी है टोटल इनकम, आपको बताना है टैक्स। ओ माय गॉड, जो भी बच्चा सही बताएगा इनाम मिलेगा। सही बताओ। नींबू पानी। सर डोरेमोन का न्यू पानी नहीं पीना। आप प्लीज क्वेश्चन करिए। सर कॉफी नींबू पानी इज अ वेरी गुड ड्रिंक। मेरे हिसाब से गलत आंसर आएगा आपका। सर इनकम माइनस से चला गया टोटल इनकम विदाउट वो डिडक्शन की वजह से कोई लॉस नहीं होता, अगर तेरे पास उतना इनकम नहीं है तो डिडक्शन नहीं लगती। अरे क्या बोला तुम? सर मत बताना अभी तक रिएक्शन मैं सुना नहीं चीज पे बोलो ना, समझ क्या रहे हो? इसको आंसर करो। पार्टी नहीं बच्चों की बात करना ही कैसे। हाँ तो बच्चा ही मैं सर कल काम से निकाल। अरे 1.5 लाख की है ना डिडक्शन, ये कहाँ से मिलेगी, यहाँ से तो मिलेगी नहीं इसी से मिलेगी सर, इतनी इनकम ही नहीं है तो 1 तो लाख -50 थोड़ा देगा। हाँ तो 1 लाख बस आपको 1 लाख डिडक्शन। सर 1.5 लाख क्या निकला टोटल इनकम, निकाला क्या आपने पहले ये तो बताओ। 1.5 लाख रुपए क्या निकाला। क्या है जिससे कहते हैं 46,000 सर टोटल इनकम 3 लाख आ गए सर टोटल इनकम। यस सर करेक्ट, और सर टैक्स आ रहा है 46,000 सॉल्व करते हैं। सैलरी 1 लाख, बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, जीटीए 1 लाख विदाउट है ना, 6 से 1 लाख, टोटल इनकम 1 लाख, ऐड कर दूंगा 3 लाख, टोटल इनकम क्या आ गई 4, सॉरी टोटल इनकम मिल, टोटल इनकम 3 लाख आ गई बच्चों की। हम्म, जैसे टैक्स निकालने जैसे वो पहले 111A की निकाल दी 3 लाख की निकलेगी तो फिर बैलेंस पे तो कुछ नहीं दिख रहा नहीं ब्रो मैं बता रहा हूँ, टैक्स ऑन 3 lakhs क्या मैं कह सकता हूँ ये सारा का सारा 111A है, क्या और कोई इनकम है आपकी, तो पहले 2.5 लाख तो माफ कर दो ना, स्लैब का बेनिफिट यही तो है। टैक्स निकालेंगे कैसे फिर कैसे करेंगे टैक्स निकलेगा, स्लैब बेनिफिट कैसे, स्लैब एक बात बताइए, इस बंदे की इनकम कितने की है टोटल 3 लाख, क्या पहले 2.5 लाख माफ नहीं होने चाहिए थे। अब आप बोलोगे सर पहले तो नहीं हुए, क्या बात कर रहे हो आप, पहले नहीं हुए,
ये पहले डायलॉग माफ नहीं कर दिए क्योंकि उसके पास स्लैब की इनकम थी, वही तो इनकम खत्म कर तो दी थी मैंने पहले डायलॉग, पहले वाले क्वेश्चन में तो स्लैब खत्म कराई है मैंने। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 3 लाख माइनस 2.5 लाख। पर 111 सर लिखने को 111 लिखा है। हाँ तो ब्रो 111 ए में लिखा तो हुआ है, ये राइट जो बताया था ये याद तो रखना पड़ेगा कि रिबेट मिलती है। आई एम सॉरी, मैं स्लैब की बात कर रहा हूं, स्लैब मिलती है। सबको क्लियर है? स्लैब का मतलब समझो ना, आपकी इनकम 3 लाख आ गई, पहले 2.5 माफ नहीं करूंगा क्या आपके? तो आप मुझे बताइए कितना बचा? 50,000। 50,000 पे रेट लगाइए आप, कितना रुपए? 7.5 अब बात इतनी सी है, क्या भाई को रिबेट मिलेगी? क्या भाई इंडिविजुअल है? क्या भाई रेजिडेंट है? क्या टोटल इनकम अप टू 5 लाख है? ये रही आपकी टोटल इनकम, यस इट इज अप टू 5 लाख। हिलगेटर मैक्सिमम रिबेट ऑफ 12,500। अरे पर सर टैक्स ही 7,500 है। हाँ तो माइनस करो ना और आंसर आपका नीला है। किसी का भी सही नहीं आया। तो आने वाला था, आपने कर दिया। हाँ, सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने ये स्लाइड मेंशन किए थे 111। पिछली बार तेरे पास ऑलरेडी कोई और इनकम थी जिसने उस 2.5 लाख को खा लिया, दैट वाज 10 लाख नो। तो स्लैब में उसमें हाँ ये रहा स्लैब है। पिछले वाले में ये जो 10 लाख है, क्या मुझे ये पहले कर देना चाहिए था, आपको उससे वो नजर नहीं आता। जब मेरे पास ऑलरेडी सैलरी हाउस प्रॉपर्टी है तो स्लैब तो पहले वो खाएंगे ना। सर अगर हमारा टोटल इनकम 4 लाख था और जिसमें से 3 लाख खाली ट्रिपल वन एक का होता तो भी हम जैसे और 1 लाख तेरा सैलरी होता, तो मैं उस 2.5 लाख में से पहले उस 1 लाख को खत्म करता। फिर अभी के 1.5 बचे होते हैं, उसको बोला जाता है अनएग्जॉस्टेड लिमिट, और फिर वो तेरे में ट्रिपल वन ऐसे कम करता, फिर बचे होता। सर 1 लाख सर ये तो हाँ। सर एक बार जैसे हम सेल करते हैं जब सिक्योरिटी, जैसे शॉर्ट टर्म ले लिया हमने, कुछ भी ले लिया, तो हमारा जो टैक्स रेट लगता है, ये सब हमने देखा था पहले सिटी में, मान लो 15% लग रहा था, ठीक है। तो जब हम बेच रहे थे वो तो ऑनलाइन उसी टाइम कट जाता है टैक्स हमारा, टैक्स वैक्स नहीं करता नहीं कटता टैक्स नहीं करता, सिर्फ एसटीडी और वो होता है, तेरे को खुद ही जमा करना। ये तो मैंने देख लिया। सर वो नोट करना है, ऐसे क्वेश्चन और दूं ना अभी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं 3-4 वैसे प्रैक्टिस जनरली। और सर एक बार वो मतलब भी को जाओ वो लिख के बता दो कितने इसमें क्वेश्चन आ रहा है। देख मैं इसमें क्या कर देता हूँ बच्चों, मैं अब आपको इसी के अंदर ये ऑल्ट्रेशन करके दे रहा हूँ। सैलरी को एक काम करिए, आप कर दीजिए 3 लाख, ठीक से। और अब दोबारा टैक्स निकालिए, 3 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख की डिडक्शन। ओके, 4.5 लाख पे टैक्स लगेगा, निकाल लो चलो आराम से। मोनी जी एनी डाउट्स? टैक्स नहीं लगेगा, निकाल दिया पूरा। इतना इतना फास्ट तो ऐसे मत करो आप, लिख के करो आप। तो मैं भी नहीं बता सकता लग रहा नहीं लग रहा। वेरी 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 गुड। अच्छा लगता है उससे, बच्चे मेहनत करते हो ना। चलो
फिर टेस्ट नहीं है इसका कौन अभी फोन करके कौन कौन फोन कर रहा है? टेस्ट नहीं कौन कौन कर रहा है? यश का है टेस्ट भाई, ग्रुप में लिखा तो है। 12 5 है टेस्ट है। ग्रुप पे आते आया आंसर? कभी तो 1 लाख 3 लाख 2 लाख के ऊपर सत्रह 500 और 18 200 मैं सॉल्व करूंगा। साढ़े 4 कभी 4.5 बचाई इसमें 3 लाख ट्रिपल वन और 1.5 लाख सैलरी है। वही तो भाई तीन और तीन पीछे के टैक्स की गाड़ी कैसे निकालती है? आई बच्चे मैं मल्टी बना के दे रहा हूँ। हाँ उनका भी एक टेस्ट, हाँ उनका प्लीज एक बार देखिएगा। देखो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स और आपको ध्यान रखना है। आप मुझे बताइए, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, सैलरी कितने की है? क्या मैं 111 यहाँ पे ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। तो मेरी जीटीआई क्या आ जाएगी? 3 लाख। 6 से कितना दिया हुआ था? तो कितना रह गया मेरा सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम विदाउट में ये। अब इसमें क्या ऐड कर दूंगा तो टोटल आ गया 4.5 लाख। ये मेरी टोटल, ये क्लियर है? अब आप मुझे बताइए इस टोटल इनकम पे ही तो टैक्स लगाना है और इसकी बाइफरकेशन क्या है? एक तो इसके अंदर जो स्लैब वाली इनकम है, स्लैब वाली इनकम मतलब सैलरी इनकम जो है कितने रुपए की है, और 111A की कितनी है? 3 लाख। अब आप समझिए, क्या ऊपर वाला ये जो 1.5 लाख है क्या इस पे कोई टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 0 to 1.5 लाख नील हो गया। पहले 2.5 लाख माफ होते हैं, पर क्या मैंने लिमिट पूरी यूज कर ली है या अभी पहले 1.5 लाख से एग्जेम्प्ट हो गई? पहले 1.5 लाख ही तो खत्म करे। अभी भी हाउ मच इज अनएग्जॉस्टेड? 1 लाख। तो आप समझिए मैं 3 लाख में से 1 लाख माइनस करूंगा, टोटल तो 2.5 लाख मेरे को फ्री होने हैं ना। पहले 2.5 लाख माफ होते हैं आपके, आपको स्लैब एकदम कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा?
पहले 2.5 लाख माफ होते हैं। स्लैब का ये जो सैलरी है, मैं स्लैब नहीं लिख के चलो सैलरी लिख देता हूं। आपकी सैलरी 1.5 लाख की है, मैंने माफ कर दी, तो 1.5 लाख ही तो माफ हुए। अभी और कितने माफ कराना चाहते हो? 1 लाख और माफ कराना चाहते हो? तो जब कोई और इनकम ही नहीं है तो ट्रिपल में नहीं तो माफ होगा। ट्रिपल मनी कितने का है? 3 लाख। 3 लाख में से 1 लाख मैंने माफ कर दिया आपके। अब आप मुझे बताइए इसके ऊपर कितना रेट लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 30,000। सर पता है हमारे साथ ना हमारा आंसर सही आया, कॉन्सेप्ट गलत था हमारा। आंसर सही आ गया लेकिन समझा गलत था। ठीक है, 30,000 आएगी बच्चों का। प्रीवेट का 400 नील और 30,000। अब ये आपका जो टैक्स आया दैट इज 30। अब सवाल ये है क्या रिबेट मिलेगी? कितने रुपए की? क्योंकि भैया ये रही टोटल इनकम 5 लाख है, उसके अंदर है, तो कितना आ जाएगा? 17,500 और HEC ऐड हो जाएगा, कितना? 700। कितना आया? कितने बच्चों का आया था? तेरा गलत मेरे सामने मैंने क्या करा? तो दिया जी, सर वो फर्स्ट टाइम में कितने बच्चों का सही आया? 3 बच्चों का। आपका सही आया? नहीं, गलत आया। कैसे है? 17,500 की होगा क्या? हाँ, 17,500 का है। अबे हमारा तो उसी को पानी का क्या हुआ? आपने खुद बोला था कि आंसर सही पर कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। सर डिडक्शन ऑफ कैपिटल से की माइनस करना उसको ध्यान नहीं देगा, ऐसे ही होता है, और ये भी बिगिनर लेवल चल रहा है। बहुत छोटा लेवल। अभी ना पेपर में आएगा ये ऑप्शन सही है या डिफॉल्ट टैक्स नहीं सही है। डिफॉल्ट के करके स्लैब रेट अलग होगी तो सर कितना पढ़ूंगा टैक्स में करो बता दो मुझे सही। होगा बेटे। पता है मेरे को लग रहा है टैक्स का ध्यान हट जाएगा। ध्यान हट गया तो गड़बड़ सर है। एक और चीज नोटिस करिए, सैलरी और ये हाउस प्रॉपर्टी में आप इमोशंस कराते थे, हम कर नहीं रहे ना, बस प्रोविजन तक प्रोविजन करते जा रहे हैं, तो कैपिटल जी ना कुछ अलग वाइब दे रहा है दिमाग। कैपिटल गेन की प्रैक्टिस करिए। सर कहाँ से हम लोग मैक्सिमम टाइम प्रोविजन लिख रहे हैं, तो जैसे सैलरी और प्रोग्राम टेस्ट करा देते सैलरी स्पेशली, तो उसके में हम लोग कर नहीं रहे ना, दिमाग में तो डर है थोड़ा कम कर। ऐसे नहीं, याद है मुझे कुछ कि खुद ना प्रैक्टिस लेवल किया अप्लाई करने के लिए, वो तो अपने नवीन खत्म कर रहे हैं। मेरे पास सही है एक ही करा करवाया। बता रहा हूँ। तो जो लिखते हैं लिखा नहीं वो? क्या अच्छा वो पहले ना मैं एक प्रोविजन आपको करा दूं। आप इसके नीचे मैं जो अब लिखवाऊंगा, अब मैं एक बार बोल देता हूँ फिर मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा। एक सेक्शन और करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना सीक्वेंस में ये पहले लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नहीं नहीं मैडम, सीक्वेंस यही था। सेक्शन 112A। ओ माय गॉड, क्या आप मुझे 112A के बारे में बता सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूं ये वही 3 एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जिसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा? 10%, बट अमेंड हो चुका है, बट 12.5 हो गए 10%। और कितने मैं ऐसे लिख देता हूँ 10% लगेगा, बट अबव व्हाट अमाउंट, यानी कि 1 लाख तक की तो एग्जेप्शन हो गई। और अब वो कितना अमाउंट हो गया? 1 लाख। ये जो सारी बातें ये ऐसे मैं टेढ़ी मेढ़ी बता रहा हूँ, मैं आपको डिटेल्ड उस सेक्शन के अंदर लेके जा रहा हूँ। और क्या मैं कह सकता हूँ ये किस डेट से आया था? 1/4/18। और मैं ये भी लिख सकता हूं
बिफोर 1418 एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ये वही 3 एसेट की बात कर रहा हूं मैं, 3 मैंने लिखा वो 3 एसेट की, इज exempt under section 10 subsection 30। ऐसी ही कहानी है, यही चल रहा है ना। इसका मतलब कि जिंदगी में 31 मार्च 18, हाँ जी ठीक है, 31 मार्च 18 से पहले आप सोच के देखिए, अगर आपने रिलायंस के शेयर, मान लो एक बंदे के पास रिलायंस के शेयर है, बहुत पहले उसने 1990 में खरीदे हो, मान लो 1990 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 2004, ऐसी डेट एक रैंडम डाल देता हूं, बिल्कुल एग्जांपल अच्छा बन जाएगा। 1/8/2004 को 5 लाख के खरीदे, कौन से शेयर खरीदे इसने? रिलायंस। और उसने 1 अक्टूबर 17 को सेल कर दिए 50 लाख के। हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप मुझे बताइए कौन सा प्रीवियस ईयर में बेचा है? 17-18। तो आप मुझे बताइए क्या कैपिटल गेन्स लगेंगे या नहीं लगेंगे? नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 31 मार्च 18 से बेचे होते तो कैपिटल गेन लगेंगे ही नहीं। तो मैं ये लिख देता हूं, मैं सेल और कॉस्ट क्यों लिखूंगा? मेरे जो भी गेन्स होंगे दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(30)। कहिए साहब। क्यों? बिकॉज लेट मी बी मोर स्पेसिफिक, बिकॉज दैट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। शेयर को बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते थे, तो सारा का सारा क्या आज भी लोग 2004 में खरीदे हुए शेयर आज भी होल्ड करते होंगे या बेच दिए होंगे? बिल्कुल करते हैं जी। और वो लोगों को 31 मार्च 2018 तक क्या लगता था? अरे इतना प्राइस बढ़ गया, सारा का सारा मेरा। यही है ना, बेचा नहीं पर बंदा कैलकुलेशन तो देखता है, इतने का खरीदा था, इतने का हो गया यार, प्रॉफिट हो गया मेरा तो। लेकिन 31 मार्च 18 के बाद अब उसे क्या लगने लग गया? इस प्रॉफिट में से सरकार पैसा ले जाएगी 10%। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना। अब सुनिए जरा, अगर आपने 1/10/23 को आपने नहीं बेचा होता, यहां पे आपने नहीं बेचा, यहां पे आपको जरूरत ही नहीं थी, रिलायंस का शेयर पड़ा था तो पड़ा था, आपने आज के दिन बेचा, आज के दिन मतलब 1/10/23 को, एंड सेल प्राइजेस 1 करोड़। अब आप मुझे बताइए कैपिटल गेन्स निकालूं या नहीं? सबसे पहली बात तो कैपिटल गेन निकालना है तो सेल प्राइस पकड़ना पड़ेगा, सेल प्राइस डाल दिया मैंने। अब सवाल आता है कॉस्ट। नो, ओ माय गॉड, आर यू गोइंग टू टैक्स 95 lakhs rupees of profit? ना 10% भी लग जाएगा, 10% 95 लाख का कितना हो जाएगा? 9,50,000। स्टिल अ ह्यूज अमाउंट। और क्या लग, कम अमाउंट लग रहा है आपको? जो चीज माफ होती थी उस पे ये, और इंडेक्सेशन भी नहीं दे रही सरकार, लेकिन सरकार की इंटेंशन समझे, पूरी बात कहां हुई अभी तक? सरकार कह रही है कॉस्ट हम निकाल के देंगे ना आपको, आप चिंता क्यों करते हो, आप ऐसे नहीं निकलेगी कॉस्ट। बस हाँ इतना जरूर है कि मैं 111 का एक कैरेक्टरिस्टिक लिख दूं यहाँ पे,
नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन तो नहीं होने वाली आपकी कॉस्ट। चलिए, तो मतलब सर कॉस्ट कैसे निकलेगी? एक तो कॉस्ट हो गई 5 लाख, सरकार ने बोला फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18। तो सरकार ने जब ये प्रोविजन लाई, अगर तब तक बढ़ते 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 अगर आपका शेयर 60 लाख का भी हो गया, मैं कह रहा हूं, तो मैं उस पर तो नहीं लगा रहा ना आपका टैक्स। मैं आपके साथ पुराने, आप जब सपने ले रहे थे अरे मेरी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, तो मैं कहाँ ले रहा हूँ उस पर टैक्स अभी भी? मैं तो ये कह रहा हूँ 31 जनवरी को जो आपका शेयर इतना बढ़ गया, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू, जो मार्केट के अंदर प्राइस होगा, मैं उसकी कॉस्ट लेने को तैयार हूँ उस चीज। तो उससे क्या हुआ? क्या मैंने आपके पुराने अनरियलाइज प्रॉफिट पे टैक्स लगाया? नहीं, मैं एक डेट की कॉस्ट, एक डेट पकड़ रहा हूं मैं, क्योंकि हम प्रोविजन कब लाए बच्चे? 31 मार्च 18। तो सरकार ने बोला कि 31 जनवरी 18 को आपके शेयर का जो भी प्राइस है ना, मैं कॉस्ट लेने को तैयार हूं। एंड लेट्स सपोज फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी। अच्छा, अगर आपने ये शेयर खरीदा ही बाद में होता तो ऑप्शन थोड़ा है। ये तो तब है जो एसेट पहले के एक्वायर्ड। कौन सी डेट से पहले? 31 मार्च 18 से पहले के एक्वायर्ड। आप समझ लो क्या बोल रहा हूं? अगर तुम शेयर यहां खरीद रहे हो 18-19 में, और आज 24-25 में बेच रहे हो, क्या बात की फेयर मार्केट वैल्यू भाई? फेयर मार्केट वैल्यू तो तब है जब तेरी कॉस्ट इसके पीछे गई है, तो मैं बढ़ा के दे रहा हूं तेरे को बस। तो फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ रहे हो 31 मार्च, एंड लेट्स सपोज इट इज 60 lakhs। लेट्स सपोज, भाई साहब केसेस बनेंगे भी, ध्यान रखना भी एक बार। अब मुझे बताइए सरकार क्या बोलेगी? विच एवर इज हायर इज अगेन लोअर, ऑब्वियसली हायर। सो विच एवर इज हायर, तो आप मुझे बताइए आपके लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन होने वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने हैं? क्योंकि सरकार कह रही है देखो सर, जब से हम प्रोविजन लाए उसके बाद के जो प्रॉफिट का हिस्सेदारी, उसमें तो हम टैक्स ले सकते हैं ना आपसे। मैंने आपके साथ ये धोखा तो नहीं करा ना कि हम पुराने प्रॉफिट में भी टैक्स ले लें। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब हम प्रोविजन लाए, अब जो आपकी एप्रिसिएशन है उस पर टैक्स ले। पहले यहां तक क्लियर है? केस बनेगा, सुनिए जरा। सेल प्राइस 1 करोड़, आपने खरीदा था 5 लाख, और सर एक टाइम था जो पूरा डिप हो गया था, दोबारा राइज कर गया, 1 करोड़ का हो गया। लेकिन 31 जनवरी 18 को 2 लाख रुपए। सो डू आई हैव द ऑप्शन टू टेक अ हायर अमाउंट? आंसर इज डेफिनेटली यस। एक्चुअल कॉस्ट लेने से क्यों मना करूंगा आप? तो आपकी आई एम सॉरी, तो आपकी जो हायर का मतलब एक्चुअल कॉस्ट, और गेन कितने के आ जाएंगे? 1 करोड़, 5 लाख, 1.5 करोड़, विच एवर इज कॉस्ट करना, विच एवर इज हायर होती है। 5 लाख या 1.5 करोड़, अगर आपने 1.5 करोड़ ले ली तो प्रॉफिट या लॉस? पर्ची लॉस थोड़ा बनाने दूंगा आपको, सेल प्राइस के ऊपर थोड़ा जाने दूंगा। मैंने आपको ऑप्शन क्या दिया, आप तो फालतू का लॉस बना। इज इट अ जेन्युइन लॉस? योर एक्चुअल कॉस्ट इज 5 लाख, मैंने आपको फेयर मार्केट वैल्यू अलाउ क्या करी, आपने तो सेल प्राइस से ऊपर होगी फेयर मार्केट, तो मैं उस चीज का लॉस का बेनिफिट छोड़ता दूंगा आपको। बेटे लॉस का बेनिफिट होता है, वो लॉस किसी और इनकम में जाके खत्म हो जाती है। सो योर फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड, ऐसा प्रोविजन थोड़ा बना के दूंगा आपका लॉस बनकर आ जाएगा सामने। देखो दैट्स नॉट एक्चुअल लॉस। अच्छा सर एक्चुअल लॉस नहीं है, हाँ। अच्छा सर अगर ये होता
सेल प्राइस 1 करोड़ और जो मेरी कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट की 1.5 करोड़ होती और फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख होती, सो दैट्स अ जेन्युइन लॉस। मैंने एक्चुअल में 1.5 का खरीदा तो मेरे को माइनस करने दोगे ना आप उसको, पर फेयर मार्केट वैल्यू तो एक फिल्टर्ड प्रोविजन निकाला है ना मैंने, उसकी वजह से लॉस थोड़ा आ सकता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर सर ये जो 1.5 करोड़ है तो अब आपका लॉस कितने का, 50 बिल्कुल मिलेगा आपको, क्योंकि कह सकता हूं आपको एक्चुअल में नुकसान हुआ, लेकिन इस वाले केस में एक्चुअल नुकसान नहीं था, तो मैं ये जो विच एवर इज हायर इसमें कितना लेता कॉस्ट को, सेल्स ऊपर नहीं जाने दूंगा आपके फेयर मार्केट वैल्यू, और आपका क्या है जाता है ये, क्या आपको समझ आई सारी बात? तो ये आपका, अच्छा जब आपका जैसे ये आ गया तो 40 लाख पे कितना परसेंट लग जाएगा, 40 लाख में से 1 लाख बाहर जाए हाँ, एक बार फिर लगेगा 10%। पूरा थोड़ा ना टैक्सेबल था, अब 1 लाख था ना टैक्सेबल, ठीक है। और अगर सेकंड केस, और ऐसा नहीं समझ लो हर ट्रांजैक्शन पे पहले 1 लाख माफ हो रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना हो, टोटल 112 के अंदर पहला 1 लाख माइनस कर रहा हूँ सर, आप तो हर 2 महीने बाद एसेट बेच रहे हो, पुराने एसेट जो, तो ऐसे थोड़ा ना कि मैं आपका बार बार 1-1 लाख माइनस कर रहा हूं। हर साल आपका जो 112 ए की जो भी इनकम है, आपने जो फ्रीलांस बेचा, कोई भी प्रो बेचा, जो मर्जी बेचो, आप पूरी वर्किंग कर लीजिए आप, और पूरी वर्किंग बाद 1 लाख बाहर कर दूंगा बस उसका। मुझे बताइए क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? लिखने का टाइम चाहिए, मिलेगा टाइम, क्या टाइम हो गया प्लीज, ऐसी बातें करते हैं, टाइम देख के पढ़ाई करते हो आप? नहीं आपको याद है टाइम देके क्लास में हाँ जी, इतनी गहरी बातें चल रही है बेटे, आपको पता नहीं क्या है बातें कर रहे हो आप। लोग कैसे करेंगे, हम कंफ्यूज हो रहा हूँ। यार वही बना लेते ना उससे ज्यादा ना बिल्कुल, अभी सुनिए आप एक बार, 1038 आपको समझ आ रहा है, एनी कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बिफोर, क्या डेट लिखी है 1/4/18, बिफोर का मतलब 1/4 से पहले, तो 31 मार्च तक ही हुआ है ना, बट आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2018 का फाइनेंस एक्ट है ना, बजट प्रेजेंट होता है फरवरी में, तो 2018 फरवरी में जब बजट पास हुआ बीजेपी ने करा तो उसने बोला टैक्स लगेगा 112, और मुझे बताइए इट वुड बी टैक्सेबल कौन से सेक्शन में, और उसने बोला कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस कैसे निकलेगी, या तो उसकी कॉस्ट, या तो अब जैसे और ये रिफाइंड लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज, इंटरनल लिमिट डाल दी ना मैंने, जैसे फेयर मार्केट वैल्यू के आगे लिखा कैन नॉट एक्सीड सेल प्राइस, तो इसकी लिमिट ऐसे भी तो कर सकता हूं लोअर ऑफ दिस, और इन दोनों का विच एवर इज, समझ आ गया ना बच्चे? देखो सुनिए आप, फेयर मार्केट वैल्यू है 1 करोड़, सेल प्राइस है 70 लाख, तो इन दो, अब क्या तू फेयर मार्केट वैल्यू ले पाएगा 1 करोड़ की? हाँ, तो इसीलिए तो इस लिमिट के अंदर लोअर डाल दिया ना मैंने, लिमिट ए बी, और ये निकलने के बाद विच एवर इज हायर, ऊपर लिखा है समझ आ गया ना, वही वाली तो बात लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए इधर कितने पे टैक्सेबल होगा, इफ ट्रांसफर इज बिफोर 23/7, 23/7/24, लेकिन अगर आप आज बेचो 12.5 और 1 12.5% ऑन और आफ्टर 23/7, आगे सुन लो बात को, अब 1 लाख है, अब कितना हो गया, इसका लॉजिक कैसे, मतलब अगर मैंने बेचा पहले ही है तो 1 लाख और उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं, इसके अंदर ऐसा मत सोचिएगा। मैं एक बार एक चीज बोलता हूँ, आप 23/7/24 से पहले बेचा मैंने, टैक्स रेट क्या लगेगा,
10%। और एग्जेम्पशन 1,00,000 नो 125। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप बेचोगे पहले तो वो है, मैंने लिखा है यहाँ पे 1 लाख बिफोर दिस 125 ना, 24-25 की 1 लाख की लिमिट अपडेट होके 1,25 हो चुकी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आप? ये 1,25,000 लिमिट है। 1,25 की लिमिट है। इसमें तेरे को ये नहीं देखना तू बेच बाद में रहा है कि बेच पहले रहा है। 1 लाख सरकार ने जब भी अमेंडमेंट आया, सरकार ये नहीं कह रही कि तुम इस डेट से पहले वाला बेचोगे तो 1 लाख, इस डेट के बाद नहीं, नहीं, मतलब हाफ के लिए 1,25 ये तो बेनिफिट हुआ है। ये बेनिफिट हो। ये 1 तो लाख आप ये कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पूरे 24-25 के लिए ही, सर आपने इस वाले क्वेश्चन में एक बार घुमाया। अरे वो मैं बिफोर अमेंडमेंट, ये तो मैंने बीच में वो डाल दिया हमने, वो बिफोर वो सारे आप चाहे उन क्वेश्चन में लिख दो बिफोर अमेंडमेंट सब, ठीक है, वो लेटेस्ट नहीं है वो चीजें, जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं उनके साथ में लिख दो बिफोर अमेंडमेंट। बताइए, क्लियर है बच्चे? फिर मैं 1 लाख वाला वो लिमिट जो था वो कब से कर करना ही नहीं। बस याद 1,25 सर 23/7/24 से पहले ही बेच दिया होता तब तो ये अमेंडमेंट आई नहीं, तब तो 1,00,000 ही मिलता ना, वैसे कैसे? नहीं, तू जब टैक्स निकालता है साल के एंड में करता है तो वो 1,25 हो चुका। 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 लाख की लिमिट 1,25 हो चुका। 2300 में 1 लाख। वही तो पूछ रहा था सर मैं। अरे 23-24 का तो साल ही नहीं चल रहा। अच्छा वैसे क्या रहता है 23-24? 23-24 की रिटर्न है, भर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, 1 लाख उस पे 1 लाख। ठीक है। उससे पहले 22-23 अब 1 जो लाख। 25-26 का आएगा उसमें हो जाएगा 24-25 में भी 1,25। 24-25 का इस बार 25 से आगे में सारा है, सब 1 लाख एक नहीं जो पूछ रहे थे आप कह रहे हो 1 लाख को परसेंटेज करना। तो वही तो मतलब हुआ। मैं प्रोविजन एग्जाम में लिख कर आऊंगा। ओ माय गॉड, आपको पता है पेपर में क्या आया था? फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होती है, तो जिस दिन की आप फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो 31/1 को, 31/1 को ले रहे हो ना, तो वो कह रहा था मैं ओपनिंग लूं, क्लोजिंग लूं, एवरेज लूं, क्या फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर भी लिख दिया था 31/1 को इस शेयर का प्राइस जब स्टार्ट हुआ ट्रेड, ट्रेड्स उस दिन का बिगिनिंग, क्लोजिंग, एवरेज, क्या लगता है? सॉरी, हाईएस्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, अच्छा ये लिखा हाईएस्ट प्राइस पूरे दिन के अंदर, हाईएस्ट प्राइस। अगर ओपनिंग क्लोजिंग से जो बड़ा हो नहीं लिखा तो वो नहीं है हाईएस्ट प्राइस। इस लेवल पे पेपर आता है। हम तो आईएसटी लेके आए आप हाईएस्ट लेकर आते हैं, वही आपका आंसर सही आ जाता है, कॉन्सेप्ट चाहे गलत हो आपका सही है। उसका एग्जाम क्लियर हो रहा है ना, आप अपनी टेंशन करो। सिर्फ क्या जरूरत नहीं। ओहो, हाँ भाई पढ़ते पढ़ते आज सुबह सुबह बनाया था 4 बजे। के बाद पढ़ा देना। ओ माय गॉड, शूटिंग का काम बहुत ज्यादा आप जैसा बोलो। ठीक है काम से छोड़ दो। छुट्टी दे दूं, घर चले जाओ है ना, कुछ नहीं करोगे तुम, मुझे पता है क्या है, समय बर्बाद। तो कंसोलिडेशन खत्म कर लेते हैं। आज लास्ट में सर टेस्ट में कंसोलिडेशन भी आप यहीं तक करते हैं, वरना दिमागी का फाइल से करती है। आप प्रैक्टिस करो, अगर इसको बोली कि ये बताओ 4 बजे बनाना, कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा और होना।
कुछ तो बोलो सर। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं ये मत बोलो। पे इंडेक्सेशन होता है क्या? लैंड एंड बिल्ड क्या आप जानना चाहेंगे कि अब क्या हो रहा है? मतलब आपको गलत पता है, कोई मतलब क्यूरोसिटी नहीं है, इंडेक्सेशन नहीं होता, कोई बात नहीं। सारे के सारे नोट्स गलत हो गए आपके। नेक्स्ट क्लास बिगिंस नाउ। नेक्स्ट क्लास से अच्छा लाइन आगे हटेगा। आपके फ्रेंड का नाम क्या था, भूल मुंजम म्योंगम म्योंगम यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर अमेंडमेंट? You want to know what? कह रहा है डोंट नो बिफोर अमेंडमेंट। So should I teach further or should I teach further or should I not teach? मना कर रहा है? नहीं नहीं, म्योंगम जी इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तभी मना किया है। उसको पढ़ाते सर। लास्ट चीज बोलूंगा, आप ये देख रहे हो मैं बना, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। कह रहे नहीं है, अरे सुबह उठा मैंने ये बनाई, सर तो परसों पढ़ा लेना। अरे ये फाइल अगर करप्ट होगी आप तो बता दो। ऑनलाइन पूछ लेता हूँ बच्चों से। ऑनलाइन बच्चों चैट बॉक्स में लिखो। परमीत सर हमें भी नहीं सर, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। चैट बॉक्स में नहीं बोला। चैट बॉक्स में बोला था आप इन एलिजिबल हैं अब। ऑनलाइन वाले बच्चे चैट बॉक्स में लिखो यस या नो। नो नो नो। बोल दिए। हाँ हाँ आगे। भूमि जी 2 बार लिख रही है नो नो, सुहानी जी नो, बाकी बच्चों ने यस लिखा है। चैट पूरा नहीं आ रहा क्या आपके पास? सर आगे आगे सर तो नो। 5 आगे 6 इसको बैंड कर दो बैन कर दो। इसके बाद डिफरेंशियल होगी राइट। बाकी बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब यस है। देखो नो कितने बच्चों का है? नेवर। मैं एक नो बोल दिया। महक जी ने नो बोल दिया। महक जी, मैं आप ही की यस का इंतजार कर रहा था, यस बोलते हुए ना। शाहिद खान नो, दिव्या नो। चलिए सर अब क्या? नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझा तो सकता हूँ। बात तो वही हुई। हाँ ये बात तो है। कैसा लगा जैसा आप करते हो पूरा टाइम आपके साथ हो तो? यार मुझे बोलना है यार। आप ये देख रहे हो यहाँ पे क्या बढ़िया से ऐसे लिख कर आया था, मैंने कहा इसके बाद क्लैपिंग करोगे आप सर पूरा। सर देख रहे हो म्योंगम जी से लास्ट में एक भी बच्चा जो चाहता है पढ़ने के लिए, म्योंगम जी should I teach or not teach? वो शर्माता ही हुआ। Yes or no? Your wish. My wish. My wish. My wish. योर फिश कह रहा हूँ। सर नो बोला, नो नो बोला। It's my wish. My way or highway. मैं विश सर हाँ जी, सर हाँ सर जी, ये बताओ कि अपना टेस्ट है या नहीं है आज? टेस्ट है, तू एक बार आ जा। फाइनल है ना? सर देखो मजे मत लो, अब मैं ऐसे नहीं टेस्ट है, आऊंगा। टेस्ट है, भेज दिया मैंने, अनुराधा मैम के क्वेश्चन भेज दिए। सर कैंसिल ही कर दो फिर। क्वेश्चन सिलेक्शन करने होते हैं ना। मैं क्या पूरा सुनना लिखूंगा। मैं वही सिलेक्शन आप ही के। हाँ मैं तो नोट्स बना रहा था।
अगर आपने ट्रांसफर करा, आपको पता है आपने करवा भी लोगे, किसी के दिमाग में नहीं जाता। इंडिया ओके बाय बाय। चलिए तो वैसे इतना रखते हैं, ठीक है। बाकी हमने ठीक ठाक कंटेंट कवर कर लिया और कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे कितनी देर में? आधे घंटे बाद 12:30 to 2 है ना? हाँ ठीक है, 12:30 to 2 क्या हुआ? ठीक है, कंसोलिडेशन आज खत्म करेंगे और बस फिर इतना ही रखेंगे। कंसोलिडेशन डाला भाई सर, 8 बजे पूछ रहे थे। मैं तब बना रहा था, मेरे को लगा कि अभी हुआ नहीं था तो मैंने क्या बोला ये था? के सिस्टम में करवाऊंगा। जब बना नहीं पता कंसोलिडेशन पढ़ा क्या है। अभी कोई बात नहीं। सर ये वाले नोट्स अभी अपडेट करके भेज दो आप। चलिए पीडीएफ शेयर कर दो सर अभी। हाँ जी, पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, इतना रखते हैं और हम लोग अब मिलेंगे 12:30 सीए के स्टूडेंट्स कंसोलिडेशन। सीएम में वाले सारे बच्चे छुट्टी पर हो गए बेटे आज टेस्ट के लिए। तो बच्चे भी नहीं आए इसलिए तो। कब देखते हो? सर मेरा रिप्लाई करता है, तुरंत रिप्लाई करता है सर मेरे। आपका रिप्लाई नहीं करा मैंने ज्योति जी का? इनको स्पेशली लिखना पड़ता है कि सर रिप्लाई कर देना। मुझे याद नहीं होता है। यार बैंक में कैश एक सेकंड चल रही है। और क्या मैडम, जब ड्यू करते हो तभी तो करते हैं। बड़ी अच्छी लगी। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन में तो बैंक ऐसा हो ही नहीं सकता, दिखा सर, दिखाओ के आपको लेकर मैं लेकर आती हूँ मैं। डाउट जैसा होता है रिप्लाई उस हिसाब से आता है। डाउट आपको बहुत बेसिक है। नहीं पूछूंगी नेक्स्ट टाइम से। नहीं नहीं, पढ़ रहे हो आप, अच्छी बात। ठीक है बच्चे नहीं टच मैंने। हाँ सर ये तो सीएम में गए। अरे मैम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपकी तरह नहीं है लाइफ इतनी चल रही है।